नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आज मैं एक वर्चुअल चांद पर इस वक्त मौजूद हूं। तो चलिए आज इस वर्चुअल चांद से चांद के रहस्य का पता लगाते हैं। हम धरती से भी चांद को देख सकते हैं। इंसान चांद पर जाकर चांद को देख भी चुका है और चांद को और करीब से और गहराई से समझने के लिए चंद्रयान 3 भी पहुंचने वाला है। लेकिन चांद से जुड़ी हर जानकारी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। चांद की कई ठोस बातें हमें अभी तक पता नहीं है। चांद की सतह कुछ इसी वर्चुअल चांद जैसी दिखती जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। लेकिन चांद का ये एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। इसकी सतह पर इतनी गहरी खाई होती है जिसमें एवरेस्ट जितना ऊंचा पर्वत भी समा जाए। चांद पर भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी फटते हैं, वायुमंडल नहीं होने के बावजूद आंधियां भी आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि चांद बना कैसे। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर आसमान में चमकने वाला ये चांद आखिर बना कैसे होगा? पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर रहकर भी पृथ्वी को कंट्रोल करने वाले चांद की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई होगी? आखिर 24 ह्यूमन विजिटर्स, 12 मून वॉकर्स और 100 से ज्यादा रोबोट इस चांद की उत्पत्ति की गुत्थी को सुलझाने में सफल क्यों नहीं रहे? चांद पर हुए तमाम वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चंद्रमा की उम्र करीब 4.5 अरब साल है, करीब करीब उतनी ही जितनी पुरानी अपनी धरती है। चंद्रमा की उत्पत्ति की साइंटिफिक थ्योरी भी करीब करीब वैसी ही है जो थ्योरी पृथ्वी के उत्पत्ति की है। विज्ञान की एक थ्योरी कहती है कि जब इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ने आकार लिया था, ठीक उसी दौरान चंद्रमा इस धरती से अलग हुआ होगा। तब थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया होगा, जिस टक्कर से भयानक विस्फोट हुआ होगा। इस भयानक विस्फोट के बाद हजारों सालों तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले कणों ने लाखों साल में इकट्ठा होकर धरती के करीब एक बड़े गोले का रूप ले लिया। इस गोले को ही हम चांद कहते हैं। 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. अपोलो 11 के मिशन ने पहली बार चांद को समझने की ठोस वजह दी थी। ये मिशन अपने साथ 50 पाउंड का पत्थर और मिट्टी साथ लेकर लौटा, जिस पर दशकों तक शोध होते रहेंगे। लेकिन चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों पर अभी तक हुए शोध में वैज्ञानिक अपनी सबसे पुख्ता थ्योरी को साबित करने के करीब पहुंचने का दावा करते हैं। थ्योरी ये कि पृथ्वी पर जब थिया नाम का ग्रह पत्थर से टकराया था तो पृथ्वी से भारी मात्रा में मोल्टेन लावा निकला था। पिघलता हुआ लावा बाहर निकला और बाहर निकलकर ये एक बड़ा सा बॉल बन गया। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स को लेके बहुत सी थ्योरीज जो है वो प्रचलित है, बट हम लेटेस्ट जो मानते हैं वो यही मानते हैं कि बिग बैंग के बाद जो है बहुत बड़ा धमाका हुआ था। एनर्जी जो है कोलाइड होकर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और इस धमाके के साथ जो है बहुत सी डेब्रीज, जो बचे हुए अवशेष थे, वो फ्लोट कर रहे थे। वो डेब्रीज इकट्ठा होके कुछ कुछ प्लैनेट्स के रूप लिया और जो डेब्रीज बच गई उसको लेकर मून की फॉर्मेशन जो है वो हुई। क्योंकि मून का अपना गुरुत्वाकर्षण भी है, अपनी ग्रेविटी भी है और अर्थ की भी अपनी ग्रेविटी है, तो ये दोनों एक दूसरे से जो है वो चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर गए और मून हमारे साथ टाइडली लॉक्ड हो गया। बाद में जब चांद की चट्टान का अध्ययन हुआ तो पता चला
कि जिस मटेरियल से पृथ्वी बनी है उसी मटेरियल से चंद्रमा भी बना है। इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों की थ्योरी को सपोर्ट किया। हालांकि ये थ्योरी भी परफेक्ट नहीं है। धरती पर मार्स के आकार के पिंड के टकराने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता और मैग्मा के ठंडे होने, सूखने या फिर भूरे काले चट्टानों के बनने की जो वैज्ञानिक थ्योरी है वो बहुत ही अस्पष्ट है। नासा के रिसर्च साइंटिस्ट नोह पैट्रो ने खींच कर कहा था कि चांद का फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसका पृथ्वी से क्या नाता है, ये समझना विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विज्ञान पूरी तरह से चंद्रमा की उत्पत्ति की अब तक की थ्योरी से सहमत नहीं है। दावा किया जाता है कि धरती पर जिस ग्रह के टकराने से चंद्रमा बना होगा उसी टक्कर से धरती पर प्रशांत महासागर बना है। लेकिन चांद से लाई गई मिट्टी और प्रशांत महासागर की मिट्टी का जब टेस्ट किया गया तो दोनों की संरचना अलग अलग मिली। देखिए, चांद की सतह ठीक ऐसी होती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, थोड़ी सी उबड़ खाबड़, थोड़ी सी बदरंग, लेकिन अपने आप में अनगिनत रहस्य समेटे हुए, और उसमें से ही एक है चांद का अंधेरा हिस्सा। इस वर्चुअल चांद पर जो सतह इस वक्त आप देख रहे हैं वो सूर्य की रोशनी से चमकती रहती है, लेकिन इससे ठीक दूसरे चांद का एक और हिस्सा है, वहां पर हमेशा अंधेरा रहता है। और उसी अंधेरे हिस्से को समझने के लिए भारत ने चंद्रयान 3 मिशन शुरू किया है। अंधेरे चांद के बारे में दुनिया को अभी तक न के बराबर जानकारी है। विज्ञान इस मिशन से चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर बहुत कुछ समझना चाहता है, और उन्हीं में से एक रहस्य है कि क्या चांद पर पानी भी है। 1969 से 1972 के बीच 6 बार इंसान चांद पर जा पहुंचा। 1972 के मून मिशन के बाद 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन विज्ञान को आज भी नहीं पता कि क्या चांद पर पानी है। विज्ञान का अनुमान है कि चांद के जिस हिस्से पर रोशनी नहीं है, चांद के जिस हिस्से पर अंधेरा है, चांद के उसी हिस्से पर भरपूर पानी है, जो सतह के नीचे बर्फ के रूप में दबा हुआ है। इस पानी की तलाश एक बार फिर शुरू हुई है। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान ही सबसे पहले पता चला था चांद पर पानी के अवशेष हैं, लेकिन ये बर्फ के रूप में है। ज्यादातर ऐसी जगहें हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। वो एक ऐसा पार्ट है जहां पर सूर्य का प्रकाश कई अरबों सालों से नहीं पहुंचा है, तो पानी जो है, क्योंकि टेम्परेचर जो है चंद्रमा का बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिससे वो पानी जो है वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, एक ठोस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है। तो उसका इस्तेमाल आगे किस तरह से लाया जा सकता है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हैबिटेबल प्लेस बनाने के लिए वो वाटर जो है वो कितना उपयोगी हो सकता है, इन सभी बातों की जानकारी हमें चंद्रयान देगा। चंद्रयान 3 का डाटा देगा, और आगे आने वाले समय पर हो सकता है हम चंद्रमा को अपने एक बेस कैंप की तरह इस्तेमाल में लाएं। वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि चांद पर पक्के तौर पर पानी है, और भरपूर पानी है, जो चांद की सतह के नीचे बर्फ के तौर पर दबा हुआ है। खास तौर पर लूनर पोल्स पर इस पानी का बहुत बड़ा भंडार है, अथाह पानी है। वैज्ञानिक इसे अपनी बहुत बड़ी खोज मानते हैं। ये खोज मून मिशन के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसका इस्तेमाल स्पेस क्राफ्ट के फ्यूल बनाने में हो सकता है, चांद पर कॉलोनी बसाने में कारगर साबित हो सकता है। इन मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म आप उस संभावना को जीरो नहीं कह सकते, लेकिन अब तक का जो विचार है वैज्ञानिकों का वो काफी सुदृढ़ है कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है। लेकिन इस वाक्य में हम एक शब्द शायद भी जोड़ सकते हैं। शायद इस प्रश्न के उत्तर में प्रश्नकर्ता को थोड़ी सी उम्मीद बने कि देखो आगे और खोजबीन की जाए, क्या पता कितनी एलिमेंट्री फॉर्म में वहां कुछ मिल सकता है। लेकिन अभी तक तो जो भी एविडेंस है, जो कंडीशंस हम जानते हैं, उसके आधार पर तो ना ही कहा जाएगा। लेकिन इस सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता कि चांद की सतह पर पानी आया कैसे। चांद के बेहद कठोर और वायुमंडल विहीन वातावरण में पानी कैसे बना। अभी तक जो थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि मेटेओर का ये प्रभाव होगा, या फिर चांद की सतह पर कॉमेट्स का बम्बार्डमेंट हुआ होगा, या फिर सोलर विंड से केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से चांद की सतह के नीचे का पानी बर्फ बन गया होगा। चांद पर अगर पानी या बर्फ मिल जाती है
तो इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। जैसे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में मिली बर्फ से पता चला है हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल में किस तरह से विकसित हुई है। देखिए, चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है काफी रहस्यमय है, रहस्यों से भरा हुआ है और इसी जगह जीवन की भी संभावना वैज्ञानिक बता रहे हैं। लेकिन इंसानी बस्ती बसानी है और हवा पानी दोनों की जरूरत है। हवा में खासतौर पर ऑक्सीजन के बिना इस चांद पर जीवन तो संभव नहीं और पानी की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अब चांद के रहस्यों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के तापमान की। क्या आपको पता है कि चांद पर टेम्परेचर कितना रहता है? नासा का दावा है कि अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर 3 दिन गुजारे थे और इस दौरान उन्हें चलने फिरने में दिक्कत आती रही। उन्हें दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। लेकिन इससे भी मुश्किल सवाल ये कि चांद पर तापमान कितना होता है। चांद का तापमान एक बड़ा रहस्य है, बहुत ही हैरान करने वाला है। दिन के समय तापमान 123 डिग्री तक पहुंच जाता है तो रात के समय ये -200 डिग्री तक गिर जाता है। इसका रहस्य छिपा है चांद पर होने वाले दिन और रात में। हमारी धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। हमारी धरती करीब 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। उसी तरह से चांद अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 28 दिन लग जाते हैं। इसीलिए चांद का एक दिन हमारी धरती के 14 दिन के बराबर होता है। उसी तरह से चांद पर एक रात हमारी धरती के 14 रात के बराबर हो जाती है। चांद के इस हिस्से में जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, यही वो हिस्सा है जहां इंसान उतर चुका है, चांद की सतह को टच कर चुका है। लेकिन चुनौती दूसरे हिस्से यानी कि जो अंधेरे वाला हिस्सा हमने बताया था उस हिस्से की है। चंद्रयान 3 जिस समय लैंड करेगा, चांद पर दिन का समय होगा और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर पूरा एक दिन बिताएगा, यानी कि सिर्फ दिन में काम करेगा। 14 दिनों तक का लगातार इसरो इस चांद के अंधेरे वाले हिस्से की सूचना पहुंचाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की, और इसकी बड़ी वजह है चंद्रमा की सतह इस तरीके से उबड़ खाबड़ होना, बिल्कुल भी समतल नहीं होना। बड़े बड़े गड्ढों से ये भरा हुआ है। कुछ गड्ढे तो ऐसे हैं जहां पर कभी सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अभी तक रिसर्च के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में अब तक बने सबसे बड़े प्रभाव वाले क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद हैं। इन क्रेटर में से एक का नाम साउथ पोल एटकिन बेसिन है। इसकी चौड़ाई 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का कहना है ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित कर सकते हैं। चांद के इस हिस्से के सिर्फ 18% भाग को पृथ्वी से देखा जा सकता है। बाकी 82% हिस्से की पहली बार फोटो सोवियत संघ के लूना 3 शोध यान ने 1959 में भेजी थी। तब इस हिस्से को पहली बार देखा गया था। चांद का दक्षिणी ध्रुव हो या फिर उत्तरी, चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर्स की भरमार है। विज्ञान के मुताबिक अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर उल्कापिंडों के गिरने से, उनके टकराने से क्रेटर बने। अभी तक के रिसर्च के मुताबिक चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे यानी क्रेटर्स हैं। करीब 9000 क्रेटर की पहचान कर ली गई है। 1675 की तो वैज्ञानिकों ने उम्र का पता भी लगा लिया है। लेकिन यहाँ अभी हजारों ऐसे गड्ढे हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स जो हैं चंद्रमा को मिले हैं, इसीलिए हम कहते हैं इम्पैक्ट क्रेटर्स वहाँ बहुत सारे हैं। अभी भी वहाँ इम्पैक्ट्स होते हैं, कई एस्टेरॉइड्स वहाँ गिरते हैं और यहाँ तक कि जो रोशनी पैदा होती है कुछ समय के लिए वो पृथ्वी से भी देखी जा सकती है। उसको ऑब्जर्वेशंस करते हैं लोग। तो चंद्रमा पर जो ये इतने सारे गड्ढे हैं वो ऐसे ही इम्पैक्ट से बने हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इन बड़े बड़े क्रेटर और असमतल चट्टानों की वजह से किसी भी मून मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। रूस के लूना 25 के सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाने की भी एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े क्रेटर हैं। चंद्रयान 2 के भी फेल होने की एक वजह दक्षिणी ध्रुव के ये बड़े क्रेटर थे।
जिस तरीके से चांद पर क्रेटर हैं जिन्हें हम बड़े बड़े गड्ढे कह रहे हैं, वैसे ही क्रेटर धरती पर भी हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है धरती और चांद के वायुमंडल का। देखिए, चांद पर मिट्टी कटती नहीं, इरोजन नहीं होता, इसलिए क्रेटर पटते नहीं है, बने रहते हैं। जबकि धरती पर ऐसे गड्ढों पर मिट्टी जम जाती है, पानी भर जाता है और पेड़ पौधे उगाते हैं, जिसकी वजह से गड्ढे कट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर हमारी धरती की तरह भूकंप आते हैं? धरती यहां पर कांपती भी है। चांद पर आने वाले भूकंप को मून क्वेक कहते हैं। अपोलो मिशन के दौरान नासा के चांद की सतह पर जो सिस्मोमीटर्स इंस्टॉल किए थे, 1969 से 1977 तक के मून क्वेक रिकॉर्ड से ये पता चला है कि पृथ्वी की तरह चांद भी एक्टिव बॉडी है, न कि बिना पेड़ पौधे के उजला सा दिखने वाला एक गोल पिंड। विज्ञान को अभी तक कंपन की कुछ वजहें पता हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आने वाले टाइडल स्ट्रेस और मीटियोरिक इम्पैक्ट। नासा के इस 8 साल के मिशन के दौरान चंद्रमा पर 12,000 से भी अधिक बार कंपन रिकॉर्ड हुआ। इनमें से 28 मून क्वेक की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 के करीब थी। पृथ्वी पर भूकंप सामान्य तौर पर 10 से 60 सेकंड की अवधि के होते हैं, लेकिन मून क्वेक धरती की तुलना में काफी लंबे होते हैं। इसकी क्या वजह है? अभी विज्ञान की तलाश जारी है। धरती पर गतिविधियां होती हैं, भूकंप आता है और आंधियां चलती हैं। इस तरीके की सेस्मिक एक्टिविटीज जो है वो चंद्रमा की सतह पर भी निरंतरण रहती है, क्योंकि धरती पे अपना एटमॉस्फेयर है, वैक्यूम है, तो हम ये चीजें फील नहीं कर पाते। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो अगर भूकंप अगर किसी दुनिया के किसी भाग में आता है तो हम उसके झटके हमेशा महसूस नहीं कर पाते, परंतु चांद पे ऐसा नहीं है, क्योंकि चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आप सोचिए कि मेटल की बॉल है, अगर आप उसके ऊपर हिट करेंगे तो आप उसकी वाइब्रेशन जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक फील कर पाएंगे। चंद्रमा पर भूकंप की वजह को जानने के लिए नासा ने अपोलो मिशन के दौरान लिए गए डेटा का फिर से एनालिसिस शुरू कर दिया है। अभी चंद्रमा पर कोई सिस्मोमीटर नहीं है। पिछले डेटा से जो बातें सामने आई हैं, वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही हैरान करने वाली हैं। अब तक के शोध बताते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी के तरह टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, तो फिर चंद्रमा की सतह के नीचे कंपन उठती कहां से है? तो चांद के इन रहस्यों को जानने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ लगी हुई है। अभी तक जो भी मून मिशन हुआ है, चांद के उसी हिस्से तक सीमित रहा है जो हिस्सा हमें धरती से नजर आता है। लेकिन अमेरिका ने अपना इंसानी मिशन भी चांद के इसी उत्तरी ध्रुव वाले हिस्से से शुरू किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा हमसे दूर जा रहा है? नासा के कई वैज्ञानिक इस दावे की पुष्टि करते हैं और ये भी एक बड़ा रहस्य है। 1969 में नासा ने नील आर्मस्ट्रांग वाले अपोलो 11 अभियान में चंद्रमा पर रिफ्लेक्टर्स लगाए थे। इन रिफ्लेक्टर्स में दर्ज आंकड़ों से पता चला चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो लेजर बीम के जरिए पृथ्वी से ही उन रिफ्लेक्टर्स के ऊपर लेजर बीम डाली जाती है और जो वापस आती है, तो उस समय जो है वो आप टाइमिंग्स नोट करते हैं। और आज स्थिति ये है कि उसी प्रकार के जो रिफ्लेक्टर्स जो रखे गए हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है लास्ट मिलीमीटर तक हम पता कर सकते हैं। उसी के आधार पर यह पता चला है कि चंद्रमा की दूरी हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। नासा के दावे को आधार माने हर साल करीब 4 सेंटीमीटर दूर जाने की दर से देखा जाए तो 15 लाख साल पहले चंद्रमा पृथ्वी से चिपका हुआ होगा, जबकि माना जाता है कि धरती और चांद करीब करीब एक साथ बने थे। लेकिन थिया नाम के ग्रह की टक्कर से चांद अलग हो गया। ऐसे में अगर चंद्रमा के हर साल पृथ्वी से दूर जाने के दावे को सही मान लिया जाए तो एक दिन धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स और कक्षा से दूर होकर वो अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाएगा और इसका सीधा असर धरती पर दिन और रात पर पड़ेगा। चांद धरती से दूर जा रहा है, इस दावे की पुष्टि के लिए अभी कई देशों के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक जो डेटा मौजूद है नासा के अपोलो मिशन के दौरान के हैं। अब भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों के परतों को उधेड़ने के मिशन पर है।
अमेरिका अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि चांद जितना हमारे करीब है उतना ही दूर भी है। चांद जितना ज्ञात है उतना ही अज्ञात भी है। 15 दिन तक चांद हमारी आंखों के सामने रहता है, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ है। देखिए, सूरज की तरह हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए जो चांद है वो भी बहुत जरूरी है। इसीलिए समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद हमारी पृथ्वी के दिन को भी कंट्रोल करता है, और अगर चांद नहीं होता तो दिन भी बहुत छोटा होता। इतना ही नहीं, अगर चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो धरती पर ऋतुएं नहीं बदलती, यानी सीजन्स चेंज नहीं होते, हमेशा एक सा मौसम रहता। आज के रहस्य के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।